हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 4 ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है आज की क्लास में। पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तक पढ़ा था। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जो हम लोग करेंगे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे 2014 में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फिनोमेना है जो कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करता है। तब ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस किया है। क्यों किया है हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल। अब वो फॉसिल जो है जैसे हम लोगों ने मेसोसॉरस पढ़ा था, मेसोसॉरस का फॉसिल हमें कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका में भी मिलता है और अफ्रीका में भी मिलता है। अब अगर अफ्रीका में आपको मेसोसॉरस का फॉसिल मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है पहले वो दोनों को जॉइंटेड रहे होंगे, अब दोनों अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ है कि अब हमें दोनों जगह पर अलग अलग तरीके के स्पीसीज मिलते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले स्पीसीज अलग हैं, वेजिटेशन फ्लोरा फौना अलग है, और जो हमें साउथ अमेरिका में फ्लोरा फौना मिलता है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, लेकिन अब जब वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पूरा गोंडवाना लैंड से अलग हो गया तो अब वहां पर कैंगारू मिलता है। बट कंगारू आप कहीं और नहीं देखेंगे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। द रीजन बिहाइंड इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट के अलग होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया गॉट आइसोलेटेड। बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन द फ्लोरा फौना डेवलप्ड इन आइसोलेशन, और because of this isolation they have been different from the rest of the कॉन्टिनेंट्स यू कैन से। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स थे उनसे अलग है ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरा फौना, बिकॉज इट हैज बीन कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक, सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं ग्लेशियल साइकिल इट डज ऑल्सो इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे ग्लेशियल साइकिल की बात करेंगे तो लास्ट जो आइस एज थी उससे पहले मैमथ वगैरह मिलते थे, बट उस जैसे ही आइस एज खत्म हुई तो वो मैमथ्स जो है उसके साथ ही दे डाइड आउट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी रिसेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हम लोगों ने एविडेंस जो है वो ही डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और इसी एविडेंस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है 2024 में प्रीलिम्स में। आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, जो हमने पढ़ा था सेम ही चीजें हैं। ठीक, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट इसमें है नहीं। तो देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को भी, और अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। तो आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको पूरा इसमें थ्योरी बतानी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, यानी कि पेंजिया पेंथलाजा के बारे में आपको बताना है, टेथियस सी के बारे में आपको बताना है, देन लोअर एशिया गोंडवाना लैंड के बारे में बताना है, देन उसके बाद आगे आपको फोर्सेस, इक्वेटर वर्ड, वेस्टवर्ड मूवमेंट, इस सब के बारे में बताना है। दैट यू हैव टू एक्चुअली राइट इट डाउन हियर। Then you will discuss the prominent evidences. So we have discussed 5 evidences in the support of continental drift theory. वो ही 5 evidence आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, so that you have to do. अब नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पर। ठीक है, सो वी विल डिस्कस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ओके, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ में प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज फोर्सेस। प्रॉब्लम वाज फोर्सेस, सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उन्होंने जो फोर्सेस बताए उसको जब बाद में चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने कैलकुलेट किया, उन्होंने बोला नो, टाइडल फोर्सेस आर वेरी वीक, दे कैन नॉट मूव द कॉन्टिनेंट। तो ये एक प्रॉब्लम जो है उनके साथ हमेशा बनी रही। बट दिस प्रॉब्लम विल गेट शॉर्टेड बाय कन्वेक्शनल करंट थ्योरी।
कन्वेक्शन करंट थ्योरी इसको सही करेगा, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने इस मेजर प्रॉब्लम को सही किया, और जो आगे जाकर के बेस बनेगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनेगी। क्योंकि मेजर जो फ्लॉ था इन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट फ्लॉ वाज फोर्सेस, की फोर्सेस क्या है। तो अल्फ्रेड वैगनर के जो फोर्सेस थे दे वर वेरी वीक, ठीक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी को देखते हैं। तो सबसे पहले कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हम लोग लिखते हैं, इट वाज गिवन बाय आर्थर होम्स, इट वाज गिवन बाय आर्थर होम्स इन 1930s। अच्छा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी समझने से पहले हम एक टर्म को समझते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, तो कन्वेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कन्वेक्शन, राइट इट डाउन। कन्वेक्शन इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। बट ये जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है, इट इन्वॉल्व्स movement of fluid, it involves movement of fluids between various temperature zones, ठीक। अब कन्वेक्शन में क्या होगा, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस गैस, या फिर कोई भी हीट सोर्स है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं गैस है, ठीक। अब इस गैस के ऊपर हमने जो है, वी हैव पुट अ पॉट, हमने एक पतीला रख दिया, पॉट रख दिया। अब इस पॉट के अंदर वाटर है। अब क्या होगा, जब भी हम गैस को इग्नाइट करेंगे, इग्निशन के बाद क्या होगा, द वाटर इनसाइड द पॉट विल स्टार्ट टू हीट अप, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। बट ये जो हीट अप होना वो शुरू होगा, वो क्या होगा, जो नीचे वाला वाटर होगा, द वाटर प्रेजेंट है, इट विल हीट अप मोर, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर वाला वाटर है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज रिलेटिवली कोल्डर, ठीक है, दिस इज रिलेटिवली कोल्डर। अब रिलेटिवली कोल्डर होगा, नीचे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो हॉट होने की वजह से क्या होता है, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट एट द बॉटम विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पॉट सरफेस, तो वो हॉट है। अब वो हॉट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दिस बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी इट विल राइज अप। तो क्या होगा, वी विल सी द हॉट वाटर विल राइज अप। अगर हॉट वाटर राइज करेगा तो ऊपर का जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी क्या है, द कोल्ड वाटर डेंसिटी इज वेरी हाई, ठीक है, रिलेटिवली इट इज हाई देन द वार्म वाटर। तो हाई डेंसिटी की वजह से क्या होगा, कोल्ड वाटर विल सिंक डाउन। दिस फॉर्म कन्वेक्शनल करंट, एक करंट बन जाएगी कि नीचे वाला वाटर जो है, वार्म वाटर ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। टेम्परेचर वेरिएशन कैसे क्रिएट हुआ, हीट सोर्स की वजह से क्रिएट हुआ। नीचे की तरफ ज्यादा हीट है, ऊपर की तरफ कम हीट है। तो हमेशा याद रखना, कन्वेक्शनल करंट को फ्लो करने के लिए वी नीड टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर में वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द मेंटल। अब मेंटल में भी हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मेंटल में हमें क्या देखने को मिलता है, दिस इज राइजिंग अप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये कन्वेक्शन सेल्स हमें देखने को मिल रही है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो बट यहां पर क्या है, वाटर नहीं है, वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया मैग्मा से। जो पॉट था उसकी जगह क्या आ गया, एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर इज अ पॉट, वाटर की जगह क्या आ गया, मेंटल। लेकिन अब जो हीट सोर्स था, हीट सोर्स क्या रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर द हीट सोर्स। यहां पर क्या होगा, टू हीट सोर्स आर प्रेजेंट, टू हीट सोर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से दो हीट सोर्स है, द फर्स्ट वन इज व्हाट, द फर्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव फिजन, रेडियो एक्टिव फिजन। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, मेंटल में, एस्ट्रोनोस्फेयर में, वीक जोन में, वहां पर क्या हो रहा है, द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दीज रेडियो एक्टिव रिएक्शंस द हीट इज जनरेटेड। और इसी हीट जनरेशन की वजह से क्या क्रिएट होगा, हीट इम्बैलेंस क्रिएट होगा एंड दिस हीट इम्बैलेंस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। तो ये तो एक सोर्स हो गया। दूसरा क्या है, प्रीमोर्डियल हीट, प्रीमोर्डियल हीट। व्हाट इज प्रीमोर्डियल हीट, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं,
प्रीमोडियल हीट क्या होता है? प्रीमोडियल हीट वो हीट होती है विच इज लॉक्ड इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द टाइम व्हेन अर्थ वाज टेकिंग शेप। मतलब अर्थ जो है, देयर वाज अ बिग प्लैनेटरी नेबुला। पहले क्या था? सब कुछ नेबुला था। उसके बाद धीमे 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 क्या हो गया? अर्थ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ वी हैव स्टडीड कि एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर अर्थ वाज हॉट हेल, इट वाज सी ऑफ लावा, सी ऑफ मैग्मा यू कैन से, राइट। अब उस टाइम पे जो अर्थ में हीट लॉक हो गई थी वो कहां है आज? वो भी अभी भी मेंटल और कोर में है। मतलब उस टाइम का जो लावा था उसमें जो हीट थी वो अभी भी लॉक्ड है इनसाइड द मेंटल एंड कोर। सो दैट इज प्रीमोडियल हीट। तो ये दो हीट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं। कन्वेक्शन करंट को हम लोगों ने एक तरीके से, जो पॉट का एग्जांपल है इसको कंपेयर करके भी समझ लिया विद मेंटल। तो यहां पर हमने क्या देखा? पॉट इज मेंटल, मेंटल है। वाटर को रिप्लेस कर दो आप एस्थोनोस्फेयर मैग्मा के साथ में, ठीक है। तो मैग्मा इज वाटर और पॉट इज एस्थोनोस्फेयर या फिर मेंटल। देन एट लास्ट व्हाट इज हीट सोर्स? तो ये दो हीट सोर्स होंगे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। तो सिमिलरली जैसे वाटर जो है गर्म होने के बाद ऊपर जाता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, द सेम फिनोमिना इज वर्किंग इनसाइड द अर्थ। वहां पर भी क्या होगा? कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। करेक्ट। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कन्वेक्शन करंट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी थ्योरी में, ठीक। और एक पॉइंट लिखते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। वी विल राइट अ पॉइंट दैट द इंटायर मेंटल has thermal variation. Entire mental has thermal variations. क्यों है वेरिएशन? हम लोगों ने पढ़ लिया, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। उसमें भी क्या हो रहा है? हमारी फिजन रिएक्शंस हो रही हैं, फ्यूजन तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज फ्यूजन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इनसाइड द अर्थ, वो सन में ही हो पाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज प्रीमोडियल हीट। तो इन दोनों रीजंस की वजह से थर्मल वेरिएशन है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ठीक, दिस जनरेट्स कन्वेक्शन सर, तो वो लिख लेना आगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में देखते हैं ये जो कन्वेक्शन सेल्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। या एक क्या हो सकती है? देयर कैन बी डाइवर्जेंट कन्वेक्शन सेल। तो ऐसे लावा उठा, सॉरी मैग्मा अपराइज किया, कन्वेक्टिव सेल में अपराइज करने के बाद डाइवर्ज हो गया जाकर के, सो दिस इज डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल। दूसरा क्या हो सकता है कि एक तरफ से मैग्मा इधर से आ रहा था, एक तरफ से मैग्मा इधर से आ रहा था, तो यहां पर क्या हो रहा है? कन्वेक्टिव सेल्स आर कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल्स, जहां पर कन्वेक्टिव सेल एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, मैग्मा एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है। और कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव सेल, वहां पर क्या हो रहा है? मैग्मा एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल एंड द कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव सेल। अब एक एक करके इन दोनों के बारे में भी समझते हैं जो कि आर्थर होम्स ने बताया था। तो फर्स्ट वी विल राइट अबाउट द डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल। तो राइट डाउन डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल और करंट्स, यू कैन राइट सेम थिंग, नो इश्यूज, ठीक है। और करंट्स, दे पुल क्रिस्टल ब्लॉक्स अवे। अभी मैं इसको समझा भी देता हूं। क्रिस्टल ब्लॉक्स अवे फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? फॉर्मिंग सीज एंड ओशंस, ठीक। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल्स जो होती हैं या करंट जो होती हैं, दे पुल द क्रिस्टल ब्लॉक्स अवे। तो वो क्या करेंगे? जो क्रस्ट का पार्ट होता है वो एक दूसरे को, मतलब the forces they apply that is away from the center, so the crystal blocks को एक दूसरे से दूर खींचेंगे। they pull the crystal blocks away from each other और opposite direction में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायग्राम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रिस्टल ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल है। अब दिस divergent convective cell, what this will do? This will cause crack in the क्रस्ट, लिथोस्फीयर में एक क्रैक डेवलप करेगा बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन टू डिफरेंट, ऑन अ क्रस्ट या क्रिस्टल ब्लॉक।
और डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस दिस क्रिस्टल ब्लॉक विल ब्रेक अपार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही ये एक पॉइंट से टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या होगा, हेयर यू विल सी न्यू लावा फॉर, यहां पर मैं बताता हूं। तो यहां पर क्या हो गया, अब दिस क्रिस्टल ब्लॉक ब्रोक, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे से टूट गए, और क्यों टूटे, बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्जेंट सेल्स, ठीक है। अब टूटने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होगा, यानी कि this part, what will happen in this part, the magma coming from the interior of the earth, this will be emplaced, and this emplacing of the magma will create a new surface, and this new surface will be oceanic crust. This will create new oceanic crust, ठीक है। मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट इट राइट नाउ, बट राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक दीज डायग्राम्स इन योर कॉपी। और जैसे ही आप ये डायग्राम्स बना लोगे, उसके बाद जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पर पहुंचेंगे, वहां पर हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। यू विल गेट टू नो कि क्यों ये सीज यहाँ पर बन रहे हैं। बट जब तक हम वहां पहुंचते हैं, यू गाइस हैव टू वेट, क्योंकि ये चारों ही थ्योरीज आपस में एक दूसरे के साथ में काफी जुड़ी हुई हैं। तो अनलेस अंटिल वी विल फिनिश द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, आपको ये सारी चीजों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी विल बिल्ड अप लिटिल बाय लिटिल। तो पहले हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हम लोग कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर सी फ्लोर और वो प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ेंगे। बट जब तक हम प्लेट टेक्टोनिक्स को खत्म नहीं कर लेते हैं, देयर विल बी सम डाउट्स इन योर माइंड। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ऑब्वियसली आंसर करूंगा वहां पर। बट टिल देन, अभी आपके लिए आप इसको लिख लो कि ये चीजें होती है। वहां मैं आपको बताऊंगा नेसेंट सी कैसे फॉर्म होता है, बसाल्टिक लावा निकल रहा है, इसकी वजह से क्या चीजें हो रही हैं, मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, मिड ओशनिक रिजेस ही फॉर्म होंगे। बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू यूज दिस टर्म, क्योंकि वो बाद में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो जस्ट राइट इट डाउन दिस मच कि हाँ, डाइवर्जन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और एंड मेक दीज डायग्राम्स विच आई हैव मेड, ठीक है। तो डाइवर्जेंट हम लोगों ने कवर कर लिया। डाइवर्जेंट के बाद अब हम लोग आते हैं कन्वर्जेंट पर, ठीक। कन्वर्जेंट पे आते हैं। सो डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव सेल आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली पहले मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, कन्वर्जेंट की वजह से क्या होगा, इस तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, नाउ if there is one crystal block, तो क्या होगा, this convective cell, what will happen, this will put a force on this crystal block in this direction, और ये क्या करेगी, दूसरे कन्वेक्टिव क्रिस्टल ब्लॉक पे क्या करेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों क्रिस्टल ब्लॉक्स दे विल कन्वर्ज इनटू वन अनदर। जैसे एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्टिव सेल होगी, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेक्टिव सेल होगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज कर जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस वी will have island arc, oceanic trenches, there will be subduction zone, there will be formation of fold mountain, ठीक। तो मैंने क्या क्या बोला, there can be formation of, just a minute, there can be formation of island arc, island arc, there can be formation of trenches, there can be subduction zone, there can be suture zone, there can be suture zone, and at last there can be fold mountains, देयर कैन बी फोल्ड माउंटेन्स। तो ये सारी चीजें बन सकती हैं, आइलैंड आर्क बन सकता है, ट्रेंचेस बन सकते हैं, सबडक्शन जोन, सूचर जोन एंड फोल्ड माउंटेन्स, ये सारे बन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसे बन रहे हैं। देन अगेन यू हैव टू वेट टिल वी फिनिश द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। आपको लिखना क्या है एग्जैक्टली वो मैं बता देता हूं। यहां पर आप लिखेंगे कन्वर्जेंट, जस्ट अ मिनट, कन्वर्जेंट convective currents generate subsidence in the crustal zone, resulting in
रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ, बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई थी, रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ, यही सारी चीजें आप आगे लिख देंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके। At last, you can say the convectional current theory was an attempt to explain the forces behind the movement of continents or the movement of plates. तो कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर रहे हैं, इसमें फोर्सेस वाला जो एंगल था, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत थी अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ, उसको खत्म कर दिया कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने। इसने ये बताया कि हाँ, डाइवर्जेंट होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, और ये जो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं, इन्हीं के साथ ही हमारी जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो हमारे प्लेट होते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक, सो दैट वाज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस इस पे इतना ही है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में। ठीक, उन्होंने, आर्थर होम्स ने इतना ही बताया कि थर्मल वेरिएशन होता है, इन दो वजहों से होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में आपको बता दे रहा है, दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पैलियोमैग्नेटिज्म हमें पहले समझना है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। सो फर्स्ट वी विल स्टडी पैलियोमैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म? तो पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? पैलियो एंड मैग्नेटिज्म, सो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पैलियो एंड मैग्नेटिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलियो? पैलियो मींस ओल्ड, पुराना। ठीक है, पैलियोलिथिक एज पढ़ा होगा हिस्ट्री में। Magnetism means magnetic properties. So the old magnetic properties is paleomagnetism. So what exactly is paleomagnetism? Paleomagnetism is study of old magnetic properties of the rocks. ठीक है, तो अगर हम किसी एक रॉक को लेते हैं, उसकी ओल्ड मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं, उसकी ओल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, पैलियो मैग्नेटिज्म को समझने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, वो क्या है? पैलियोमैग्नेटिज्म में, फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज वन लावा। ठीक है, पहले वो ऑब्वियसली मैग्मा रहा होगा। ठीक है, अब ये मैग्मा क्या हो गया, सरफेस सरफेस पे आया, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो ये मैग्मा क्या था? दिस वाज इंटरनल, मतलब ये कहां पर है अभी? मेंटल में है, मेंटल में है। तो जैसे ही वो सरफेस पे आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अब लावा जैसे ही फॉर्म हुआ होगा, लावा स्टार्ट्स टू कूल डाउन एज सून एज इट गेट्स टू द सरफेस। लावा स्टार्ट्स टू कूल डाउन, दिस इज करेक्ट। बट लावा जैसे ही कूल डाउन होना शुरू होता है, तब यहां पर क्या होता है? दिस लावा हैज मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल्स, magnetic material. And what will happen? These magnetic materials inside the lava, for example iron is present, ठीक है, तो these magnetic material inside the lava will try to align itself with the earth's magnetic field. तो for example, अगर ये लावा था जो आप रेड में देख रहे हैं, this is lava, और ये लावा क्या हुआ? this is lava, और ये लावा कूल डाउन होना शुरू हुआ। सपोज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, तो क्या होगा? ये लावा भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर कर लेगा। तो जिस हिसाब से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उसी लाइन में लावा के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो भी अलाइन हो जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इन द रॉक इटसेल्फ, या लावा जो होगा हमारा, इन द रॉक इटसेल्फ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज लॉक्ड। और जब एक बार वो पूरी तरीके से लावा ठंडा हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड उसकी लॉक हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर जब हमारा जो ये लावा है, व्हेन इट इज कूलिंग डाउन, उस टाइम पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। तो यहाँ पर लावा की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? लावा के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होंगे, उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इट विल बी लाइक दिस ओनली, इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लावाज मैग्नेटिक मटेरियल विल अलाइन इटसेल्फ, उसके साथ में अलाइन कर लेंगे। सो दिस इज मैग्नेटिज्म, सिंपल मैग्नेटिज्म। ओके, अब एक चीज समझते हैं, इसका मतलब आज से जो 2 बिलियन साल पहले, 2 बिलियन ईयर अगो,
अगर कोई रॉक बनी होगी, मतलब कि मैग्मा आया होगा बाहर, वो ठंडा लावा, अब उसको बोल देंगे, फिर उसके बाद वो लावा ठंडा हुआ होगा, जब वो लावा ठंडा हुआ होगा तो रॉक बना होगा, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आज से 2 बिलियन साल पहले रही होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड उसमें लॉक हो गई है। तो आज भी अगर वो रॉक आपको मिलेगी, तो आप जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जब स्टडी करेंगे तो आप आज की मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं देखेंगे, आप कब की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, 2 बिलियन ईयर्स अगो की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, तो आई कैन से कि इन लावा द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज लॉक्ड। ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज लॉक्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज। ठीक है, वो लॉक हो गई है, अनलेस अंटिल वो रॉक फिर से पिघल जाए, मतलब उसको हाई हीट फिर से मिलेगा, फिर से वो जो है मैग्मा बन जाए, लावा बन जाए, फिर उसके बाद फिर से वो ठंडा होगा, तब नया वाला उसमें फिर से लॉक हो जाएगा, वो हमेशा लॉक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रॉक इज 500 मिलियन ईयर्स अगो, ओल्ड है वो, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें लॉक हो गई है, दैट इज 500 मिलियन ईयर्स वाली पहले की, मतलब अगो वाली मैग्नेटिक फील्ड उसमें लॉक हो गई है। दिस आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रॉक, दिस इज अ रॉक, if I am going to study the magnetic property of this rock and I am going to chart a historical record, मैं इसको पे ये देख करके बता सकता हूं कि हाँ ठीक है, ये जो रॉक है, दिस रॉक एज इज, कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग से हमें एज पता पड़ जाएगी, एज इज सपोज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, देन दिस स्टडी इज नोन एज पैलियोमैग्नेटिज्म। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये जरूरी है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले जरा इसको समझते हैं। ठीक है, ये समझते हैं, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज अर्थ। ठीक है, दिस इज अर्थ, करेक्ट। अब अर्थ में क्या हो रहा है, आप देखोगे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, साउथ पोल से निकल करके वो नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, और यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, डायरेक्शन ये होगी। ठीक, can I say the direction of the magnetic field is changing as we go from poles to the poles, but as I'm going from south pole to north pole, the direction of the earth's magnetic field will change. For example, the direction here around, you can say this is 80 degrees around here, the direction is like this. अगर इक्वेटर में देखोगे तो डायरेक्शन इज लाइक दिस, लेकिन यहां पर डायरेक्शन फिर चेंज है, डायरेक्शन फिर चेंज है, डायरेक्शन फिर चेंज है। डायरेक्शन चेंजेस एज पर द लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं। तो आई कैन से द अर्थ्स मैग्नेटिक डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड इज डिफरेंट। हर एक लैटिट्यूड पे आपको डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर देख सकते हैं इंक्लिनेशन क्या है, एट इक्वेटर पे 0 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, हवाई पे आप देख रहे हो 20 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, आइसलैंड पे देखोगे 60 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन, फॉर एग्जांपल इंक्लिनेशन इज दिस, एक मिनट, तो हमने अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से देखा टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, सेम है। अब यहाँ हमने देखा टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद ये जो एंगल निकाला, ये एंगल क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा, सो दिस इज इंक्लिनेशन। ठीक, तो हम ये बस आपको ये सब याद ही नहीं रखना है कि इक्वेटर पे कितना है, हवाई पे कितना है, ये सब नहीं, बस समझने के लिए था। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो इंक्लिनेशन होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूड, एंड हायर द लैटिट्यूड द स्टीपर द इंक्लिनेशन। इक्वेटर पे 0 डिग्री है, और जितना आप ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, तो आपको 90 डिग्री का इंक्लिनेशन मिलेगा। सो हायर द लैटिट्यूड स्टीपर द इंक्लिनेशन। ठीक है, सो हायर द लैटिट्यूड स्टीपर द इंक्लिनेशन। आपको बस ये चीज याद रखनी है, बाकी सारी चीजें जो है वो आप भूल जाओ, बस आप ये याद रखो, हायर द लैटिट्यूड स्टीपर द इंक्लिनेशन। ठीक, अब ये पैलियोमैग्नेटिज्म में कैसे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूं कि देयर इज अ रॉक जो कि इक्वेटर पे फॉर्म हुई, करेक्ट।
अब इक्वेटर पे फॉर्म हुई तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, ठीक। अब ये रॉक जो है घूमते घामते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से यहां पहुंच गई, बट इस रॉक का जो मैग्नेटिज्म है वो तो उसमें लॉक हो चुका है। अब यहां पर हमने क्या देखा, ये मैग्नेटिज्म तो यही रहेगा इसका, ये घूमते घामते पहुंच गया, सपोज जैसे 60 डिग्री पर पहुंच गया, करेक्ट। अब हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा ठीक है इस रॉक को मैंने 60 डिग्री पे था, मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, मैंने इसकी कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग करने के बाद मुझे मालूम पड़ा ओके सपोज दिस रॉक इज 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। लेकिन 60 डिग्रीज पे मैंने देखा कि इस रॉक की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो तो ऐसी इंक्लाइंड है जैसे कि इक्वेटर पे होनी चाहिए थी, और ये 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड पे यहां पे तो ऐसी मैग्नेटिक लाइंस थी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये रॉक कभी न आज से जब बनी होगी, जब ये रॉक बनी होगी यानी कि आज से 100 मिलियन ईयर्स अगो, दिस रॉक मस्ट हैव बीन एट इक्वेटर, इक्वेटर पे रही होगी। तभी तो हम ये रॉक जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की देख रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक लाइंस इक्वेटर वाली है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो इक्वेटर वाला है। दिस इज पैलियोमैग्नेटिज्म। कैन आई से पैलियोमैग्नेटिज्म presents an evidence for the movement of crustal blocks or movement of crust, movement of continent? आई कैन से दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो क्रिस्टल ब्लॉक्स है वो मूव करके अगर ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं, मान लो किसी भी लैटिट्यूड पे पहुंच रहे हैं, उसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉक हो गई ना। लेकिन जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को स्टडी करेंगे तो इंक्लिनेशन जो होता है वो लैटिट्यूड के साथ में उसका रिलेशनशिप होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो हम किसी का भी इंक्लिनेशन देख करके, रॉक का इंक्लिनेशन देख करके, उसमें मैग्नेटिक लाइंस का इंक्लिनेशन देख करके ये बता सकते हैं कि वो रॉक कहां पर बनी होगी। इफ आई कैन डू दैट, आई कैन श्योरली टेल दैट दिस रॉक has been moved from this particular latitude to this particular latitude जहां वो अब मिल रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। बट पैलियोमैग्नेटिज्म इज दिस विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। तो ये सारी चीजें क्या है, पैलियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ओके, नाउ सो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक। जस्ट राइट डाउन वन थिंग, आप इसमें एक चीज बस लिख सकते हो कि पैलियोमैग्नेटिज्म इज हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थ्रू रॉक इज कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। सेकेंड लाइन यू कैन राइट, व्हेन द igneous magma crystallizes, और यू कैन राइट solidifies, एक ही बात है, solidifies the crystal, the crystal of ferromagnetic, मैंने ये वर्ड जानबूझ के यूज नहीं किया था बट यू मस्ट हैव स्टडीड इन द 12th फिजिक्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप स्किप भी कर सकते हो इसको ऐसे। सो सॉलिडिफाइज द क्रिस्टल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मिनरल सच एज आयरन, टाइटेनियम, etc. acquires stable magnetism, stable magnetism which becomes frozen as the magma cools down, which becomes frozen as the magma cools down, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही हम लोगों ने पढ़ा भी था, वो फ्रोजन हो जाता है, ठीक है। द एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फॉसिल मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म फॉसिलिफाइड हो गया, उसी में लॉक्ड हो गया है, ठीक। वो हमेशा उस रॉक में बनी रहेगी अनलेस अनटिल आप उस रॉक को पिघला नहीं देते, आप उसको मेल्ट नहीं कर देते, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव डन विद दिस, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, अब हम लोग स्टडी करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को, ठीक है। अच्छा, इससे भी आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रॉक ए है, ठीक, और वो यहां पर है, तो क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स विद इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, जो ये है। बी पे अगर कोई रॉक बन रही है तो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, दिस वन।
अगर सिमिलरली सी पे कोई रॉक है तो वो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक। और कहीं पे भी ये रॉक जो है वो घूम करके जाएगी, फॉर एग्जांपल ए वाली रॉक जो है हमें, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन ऐसा रहेगा, हमें मालूम पड़ जाएगा हमेशा कि वो नॉर्थ पोल के पास बनी है, ठीक है। सदर्न पे होगी तो उसका इंक्लिनेशन ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास में बना हुआ है, एग्जैक्टली। अब ये रॉक जो है घूमते घामते अगर नॉर्थ में यहाँ कहीं पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, हम उसका इंक्लिनेशन देख लेंगे। इंक्लिनेशन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये रॉक कहाँ बनी रही होगी। कार्बन डेटिंग डेटिंग से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये रॉक कितनी पुरानी है। तो वी कैन चार्ट आउट कि हाँ उस टाइम पर पहले जब ये रॉक वहां पर रही होगी वहां पर किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड थी, हम ये भी पता कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये मालूम पड़ गया कि रॉक यहाँ की बनी हुई नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ के हिसाब की नहीं है। Then it is an evidence for continental drift, or you can say the movement of plate crust. Okay. अब हम लोग आते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है के आने से पहले क्या माना जाता था। तो ये इट वाज गिवन बाय हैरी हेस। लेकिन उससे पहले ये माना जाता था कि जो हमारा सी फ्लोर है उसमें कोई भी फीचर्स नहीं है, देयर इज नो रिलीफ। रिलीफ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रिलीफ क्या होता है, ठीक। तो सी फ्लोर में कोई भी रिलीफ नहीं है, इट इज फीचरलेस, कोई फीचर नहीं है, सिर्फ वो क्या होगा, एक प्लेन एरिया होगा, वहां पर कुछ भी नहीं है। सी फ्लोर पुराना होगा, ऐसा माना जाता था कि सी फ्लोर जो है वो बहुत पुराना है, वहां पर नई रॉक्स नहीं होंगी, नई रॉक्स कॉन्टिनेंट में मानी जाती थी। ये भी माना जाता था कि जो है ओशन का फ्लोर अलग है और कॉन्टिनेंट अलग है, कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर मूव कर रहा है, एज वी हैव सीन इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद द सियाल एंड सीमा, द सेम थिंग। सो दे हैव थॉट कि यस दिस इज हैपनिंग एंड द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर द ओशन। तो ये सारी चीजें चल रही थी कि ओशन का जो फ्लोर है बहुत ही पुराना होगा, उसमें कोई भी फीचर नहीं है, हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इट इज जस्ट अ प्लेन एरिया एंड नथिंग एल्स। देयर वाज आल्सो वन थिंग, उनका ये मानना था कि ओशन में जो सेडिमेंट्स होंगे वो बहुत ही मोटे होंगे, ठीक है, वो बहुत ही उसकी थिक लेयर होगी। क्यों? बिकॉज बिलियंस ऑफ ईयर से वो सेडिमेंट्स जो उसमें एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ वेरी थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स इन द ओशन। तो ये चीजें थी। सो दे हैव नोन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आने से पहले ये सब चल रहा है, ठीक। बट क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे स्टार्टेड यूजिंग, वैसे फर्स्ट फर्स्ट से यूज हो गया था बट सेकंड से ज्यादातर मैपिंग शुरू हुई थी, ऑफ ओशन फ्लोर शुरू हुआ था। तो इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर दे स्टार्टेड यूजिंग, मींस कंट्रीज स्टार्टेड यूजिंग सबमरीन बोट्स एंड इन दीज सबमरीन बोट्स उनको नेविगेट करने के लिए यू नीड प्रॉपर मैप्स। और जो आपको मैप्स चाहिए होते थे वो चाहिए होते थे सी फ्लोर के, ताकि आपको मालूम हो कि आप सी फ्लोर में कहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो गया, मैपिंग ऑफ सी फ्लोर स्टार्टेड। लेकिन जब मैपिंग ऑफ सी फ्लोर स्टार्ट हुई तो उसका सिर्फ ये स्ट्रैटेजिक रीजन, मतलब स्ट्रैटेजिक उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं हुए, आपको सिर्फ ये नहीं मालूम पड़ा कि जो है हाँ यहाँ से जाना है, सबमरीन को जो है इस तरीके से अटैक करना है। उसमें कई सारी जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हुई। तो हम लोग पहले एक एक करके वो जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं कि मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर ने क्या क्या फैक्ट्स को रिवील किया, जिसको आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर रिवील्ड फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट को रिवील किया, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज ऑन ओशन फ्लोर, वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन ऑन मिड ओशनिक रिजेस। ठीक, ये क्यों हो रहे हैं अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, वी विल कवर दिस इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बट अभी हमें क्या डिस्कस करना है कि हाँ मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर की वजह से क्या क्या रिवील हुआ, तो वो हम लोग बस देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज ऑन ओशन फ्लोर। तो मिड ओशनिक रिज पे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज ऑन ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर पे मिड ओशनिक रिजेस हैं। वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन ऑन मिड ओशनिक रिजेस, तो वहां पर क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहे हैं, इन्होंने ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब इन्होंने देखा इक्विडिस्टेंट रॉक ऑन ईदर साइड ऑफ द रिज शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो तीन चीजें किस किस बात पे इन्होंने सिमिलैरिटी देखी, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि एज की बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक, ये तीन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका अब हम लोग एक मैप देखेंगे, ठीक। अब इन्होंने क्या देखा, दिस इज मिड ओशनिक रिजेस, दिस इज MOR मिड ओशनिक रिज, ठीक। व्हाट इज मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज क्या होता है, इट इज अ रिज
इट इज अ साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन प्रेजेंट एट द ओशन बॉटम। ठीक है, जहां से क्या होगा, जहां से दो प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और वो क्या होता है, एक तरीके से रिज फॉर्म करता है। ठीक है, ऑफ वोल्केनिक रिज ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, जहां पर क्या हो रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स का एक रिज आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है। सो दिस इज मिड ओशनिक रिज। अब उन्होंने क्या देखा, एक पहला टर्म क्या लिखा होता है, इक्विडिस्टेंट, मतलब कि आप यहां देखोगे इक्विडिस्टेंट हो गया, ये इक्विडिस्टेंट हो गया। दोनों तरफ आपको जो रॉक मिल रही है उसमें तीन प्रॉपर्टीज की बात की गई थी दैट आर सेम। फर्स्ट द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, तो यानी कि 1 and 1 अगर मैं इसको लिख दूं तो 1 1 इन दोनों का पीरियड ऑफ फॉर्मेशन इज सेम, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन इज सेम, इन दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर सेम। उसके बाद इन्होंने देखा ये जो टू वाला पार्ट है, दिस वन 2 and 2, ये भी इक्विडिस्टेंट आप देख रहे हो, रिज से इक्विडिस्टेंट है। इन दोनों का भी दोज थ्री थिंग्स आर सेम, द एज इज सेम, ठीक है, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन इज सेम, केमिकल कंपोजिशन इज सेम, एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर सेम। अगेन 3 3 में भी ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, दीज थिंग्स आर सेम। आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इसी तरीके से चीजें दिखती रहेंगी कि हाँ सेम सेम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्यों ऐसा हो रहा है आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन होगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट रॉक। तो इन्होंने क्या बोला कि ओशन क्रस्ट में जो हमें रॉक्स दिखाई दे रही हैं उनकी एज कॉन्टिनेंटल रॉक्स से कम है, जबकि पहले क्या मानना था कि ओशंस बहुत पुराने हैं, वो पहले बने थे, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स बने थे, तो कॉन्टिनेंट्स आर यंगर देन द ओशंस। लेकिन उनका नहीं, ऐसा नहीं है। ओशंस रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। कहीं पे भी आपको 200-250 मिलियन ईयर्स अगो से पहले की ओशनिक क्रस्ट नहीं मिलती है, बट कॉन्टिनेंट्स पे आप जाओगे तो यू विल फाइंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स of like 4 billion years old continental rocks are present in the Canadian shield। आपको कैनेडियन शील्ड में ये इस तरीके के रॉक्स मिल जाएंगे which are billions of years old। ठीक है, द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। मतलब क्रेस्ट का मतलब क्या होगा, मिड ओशनिक रिजेस का अपर पार्ट। ठीक, मिड ओशनिक रिजेस का अपर पार्ट, तो मिड ओशनिक रिजेस, और यू कैन राइट द एज ऑफ रॉक इंक्रीजेस एज वन मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर दिस इज मिड ओशनिक रिज और यहां से जैसे जैसे हम लोग दूर की तरफ बढ़ते हैं तो एज ऑफ रॉक्स जो है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि द वन इज यंगर देन 2, 2 इज यंगर देन 3। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रिज से दूर की तरफ जाओगे एज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली ये सही होगा ना। मैंने क्या बताया आपको, मिड ओशनिक रिज में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। मिड ओशनिक रिजेस में लावा आकर के वेज हो रहा है, नया ओशनिक क्रस्ट बना रहा है। तो जब नया ओशनिक क्रस्ट मिड ओशनिक रिज पे बन ही रहा है तो मिड ओशनिक रिज के पास ही तो आपको यंगेस्ट रॉक्स मिलेंगी। सो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, इन्होंने बोला कि रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। तो यंगेस्ट वाली बात तो हमने समझ ली। अब हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया। तो ही सेड रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलैरिटी। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नॉर्मल पोलैरिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज द सपोज नाउ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस ओनली। ठीक है, लाइक दिस ओनली। अब जो 1 वाला पार्ट होगा तो 1 में क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी रहेगी क्योंकि 1 अभी बना है। लेकिन जब मान लो कि 3 बना होगा तो 3 सपोज 3 आवर्स 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक है, तो उस टाइम पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि ऐसी रही होगी। तो 3 पर क्या होगा, 3 की मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगी वो कैसी होगी, वो भी इस तरीके से ही होगी। ठीक है, तो हमारी 1 की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो होगी जैसी हमारी अभी की मैग्नेटिक फील्ड है। एंड व्हाट इज नॉर्मल पोलैरिटी, नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि रॉक्स में वही पोलैरिटी है, वही मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है जो अर्थ का अभी है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी चेंज होता रहता है। वी विल रीड अबाउट द रिवर्सल ऑफ पोल। मतलब आज हम क्या देखते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है वो यहां पर है, सदर्न मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल के पास, मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक, कई बार क्या होता है, नॉर्थ ये बन जाएगा, साउथ ये बन जाएगा, फिर उसके बाद साउथ ये बन जाएगा, नॉर्थ ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिवर्सल। ठीक है, पोलर रिवर्सल, ये रिवर्सल चलता रहता है। तो अभी 1 में क्या होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि
प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वन कैसे बन रहा है? मिड ओशनिक रिजेस से जो भी लावा हमारा निकल रहा है उसके ठंडा होने से बन रहा है। और जैसे जैसे लावा ठंडा होगा तो लावा ठंडा होने की वजह से क्या होगा, जो अभी वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो उसमें लॉक हो जाएंगी। जबकि 2 3 जो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या होगी, उस जब बना होगा 100 मिलियन या 50 मिलियन जितना भी होगा उस टाइम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रही होंगी वो लॉक्ड है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पोलैरिटी। तो मिड ओशनिक रिजेस के पास जो भी रॉक्स होंगी उसमें क्या होगा, नॉर्मल पोलैरिटी होगी। जो दूर होंगी उसमें क्या होगा, पोलैरिटी अलग हो सकती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे आता है। आगे इन्होंने नोटिस किया द सेडिमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। तो जो सेडिमेंट है ओशन फ्लोर पे वो बहुत ही थिन है। पहले क्या माना जा रहा था कि वो बहुत ही थिक रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो ट्रेंचेस है, द डीप ट्रेंचेस दे हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस। मतलब जो ट्रेंचेस बन रही हैं दे हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस, वहां पे डीप सीटेड अर्थक्वेक्स है। ट्रेंचेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ट्रेंचेस, ठीक, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं तो मैं आपको फिर से नहीं बता रहा हूं। वैसे होते क्या है ट्रेंचेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस जियोसिंक्लाइन जो कि आपको मिलता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास में। जब कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस होगा या ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा, वी विल फाइंड डीप ट्रेंचेस। वी विल रीड इट इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एज वेल। वहां पे हम लोग जब भी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रेंचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इन्होंने बोला कि मिड ओशनिक रिज एरिया द क्वेक फोकाई हैव शैलो डेप्थ। ठीक, क्वेक फोकाई का मतलब क्या हो गया, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो फोकस है, फोकाई मींस फोकस, जो हम लोगों ने हाइपोसेंटर फोकस पढ़ा था, इट हैज वेरी शैलो डेप्थ। ठीक है, मतलब कि जो अर्थक्वेक्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं वो उनकी डेप्थ बहुत ही शैलो ही है। करेक्ट, सो दिस इज मिड ओशनिक रिज। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अभी आपको अगर ये शैलो डेप्थ और ये आपको डीप सीटेड नहीं समझ में आ रहा होगा, वी विल कवर दिस अंडर अर्थक्वेक्स। तो मैं डुप्लीकेसी नहीं चाहता हूं कि मैं आपको अभी भी समझाऊं फिर बाद में समझाऊं। अभी के लिए जस्ट मगिट कि डीप सीटेड होंगे डीप ट्रेंचेस में, मिड ओशनिक रिजेस में शैलो होगा। ठीक, अभी के लिए बस इतना लिख लो और याद कर लो। और अगर उसके अलावा कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अर्थक्वेक में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम विद ज्योग्राफी इज इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा है हर एक टॉपिक के साथ में। अब इतना इंटर रिलेशन होता है, आपको एक ही बार में सारी चीजें तो पढ़ा नहीं दी जाएंगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ऐसा मुझे बोलना ही पड़ेगा कि जो है ये हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट लिख लो, वरना फिर इतना ज्यादा चीजें हौच पौच हो जाएंगी। हमें एक तरीके से चलना है ताकि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पूरा खत्म हो जाए। और उस तरीके से चलने में क्या होगा, मैंने आपको अभी ये बता दिया। आपको ये चीजें नोट डाउन करके रख लेनी है कि हाँ ये बाद में कवर होगा। जब भी मैं अर्थक्वेक बताऊंगा मैं इसका रेफरेंस फिर से लूंगा, आपको फिर से बताऊंगा कि वहां हम लोगों ने ये बोला था और इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। वेन यू आर रिवाइजिंग द नोट्स, अगर आपको फिर भी कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं पढ़ने के बाद में, देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिड ओशनिक रिज। यहाँ पर देख लो, दिस इज मिड ओशनिक रिज। अब जैसे जैसे मिड ओशनिक रिजेस से जा रहे हो आपका एज क्या है, बढ़ता जा रहा है। 0 to 2, फिर 2 से 5 हुआ, फिर 5 to 24 हुआ, फिर उसके बाद ये देख लो आप जैसे जैसे ब्लू की तरफ जा रहे हो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब मिड ओशनिक रिजेस पे यंगेस्ट रॉक्स होती हैं। आप जैसे जैसे दूर की तरफ जाओगे द एज ऑफ द रॉक्स विल इंक्रीज। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन। नाउ कमिंग टू द हेसेस आइडिया। अब मेन आइडियाज पे आते हैं जो हैरी हेस ने आइडियाज दिए थे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हैरी हेस ने क्या आइडियाज दिए। सो द थ्योरी was given by हैरी हेस in 1961। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बताई गई। हेस ने क्या बताया, अब देखो ऑब्जर्वेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेस का आइडिया तो 2 3 लाइन का है जो कि हमें वहां पर लिखना है। ठीक है, वो 2 3 लाइन का ही है। बट जब भी आपसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आता है, तो आपको जरूर ये मेंशन करना है कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फिर उसके बाद हेस का आइडिया क्या था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी ही लिखनी है। देन उसके बाद हम आते हैं, हेस ने क्या बोला। हेस सेड, Hess argued that constant eruption at the crest of the oceanic ridges cause a rupture of the oceanic crest। जैसा कि उन्होंने बोला था, किसने बोला था, कंडक्शन करंट थ्योरी में उन्होंने बोला जहां कहीं भी डाइवर्जेंट होता है क्रिस्टल ब्लॉक्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट लिंब। इन्होंने भी क्या बोला कि भाई जो ओशनिक रिजेस है वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है। उस कांस्टेंट इरप्शन की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज रप्चर ऑफ ओशनिक क्रस्ट।
इस रप्चर ऑफ ओशनिक क्रस्ट की वजह से क्या हो रहा है, न्यू लावा वेजेस इनटू इट, तो नया लावा इसमें आ जाता है, इम्प्लेस हो जाता है, आउटपोर हो जाता है। ये क्या करेगा, दिस विल पुश द ओशनिक क्रस्ट इनटू इनटू ईदर साइड, ये क्या करेगा, ओशनिक क्रस्ट को ईदर साइड, दोनों तरफ जो है वो पुश करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस पुश द ओशन फ्लोर स्प्रेड्स, और इसी पुश की वजह से क्या होगा, ओशन फ्लोर हमारा स्प्रेड करता है। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया कि कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमारी रप्चर हो गई, ओशनिक क्रस्ट रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि नया लावा इम्प्लेस हो रहा है एट द क्रस्ट ऑफ द रिजेस। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस ओशन फ्लोर स्प्रेड्स। नाउ द ओशन फ्लोर that gets pushed due to volcanic eruption at the crust sinks down at the oceanic trenches and gets consumed। तो इन्होंने ये बोला कि दिस इज ओशनिक क्रस्ट, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नया लावा जो है आकर के इम्प्लेस हो रहा है, न्यू लावा वेजेस। ठीक है, और न्यू लावा के आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बनेगा मिड ओशनिक रिजेस। दीज आर, जस्ट अ मिनट, आई विल यूज अ डिफरेंट पेन। ठीक है, दीज आर मिड ओशनिक रिजेस, दिस इज MOR। ठीक है, ये पूरा आप 3D में इमेजिन करोगे, पूरा एक लाइन से बना रहेगा। ठीक है, सिमिलर टू लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है, एक लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज मिड ओशनिक रिज। ये पूरा का पूरा क्या है, मिड ओशनिक रिजेस है। और ये आपको जैसे अटलांटिक में दिखाई देगा, दिस वन, दिस इज मिड ओशनिक रिज। ठीक है, इंडियन ओशन में भी दिस इज मिड ओशनिक रिज। ठीक, अब इन मिड ओशनिक रिजेस में क्या हो रहा है, नीचे से नया लावा आ रहा है, दिस नया लावा इम्प्लेस इनटू द crest of mid oceanic ridges, this will push the ocean crust away। तो ओशन क्रस्ट क्या होगी, वो मूव करेगी। ठीक है, इन्होंने डाइवर्जेंट बाउंड्री और इन सब की बात नहीं की कि डाइवर्जेंट है उसकी वजह से वो होता है, हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। बट इस थ्योरी में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो नया लावा आ रहा है वो इम्प्लेस हो जाता है, नया लावा इम्प्लेस होगा तो ऑब्वियसली दिस विल पुश द क्रिस्टल ब्लॉक्स या ओशनिक क्रस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, क्योंकि नया लावा नीचे से लगातार आता जा रहा है, इट हैज टू फाइंड इट्स प्लेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हमारी ओशन क्रस्ट जो है वो मूव करेगी, तो ओशन क्रस्ट विल मूव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इन्होंने बता दिया। दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एट द क्रस्ट पे तो पुश हो रहा है, बट द ओशनिक ट्रेंच जहां पर बन रहे हैं, ट्रेंच में क्या हो रहा है, हमारी जो ओशनिक फ्लोर है वो सिंक कर रहा है, और सिंक करने के बाद इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी यहां पर इस तरीके से। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेंच। और ट्रेंच में क्या हो रहा है, ये जो हमारी ओशन क्रस्ट है वो सिंक कर रही है। सिंक करने के बाद जो हमारी ये ओशन क्रस्ट सिंक कर गई है, ये कंज्यूम हो जा रही है। कहां पर कंज्यूम हो रही है, एट मेंटल, क्योंकि मेंटल पे क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर द ओशनिक क्रस्ट विल मेल्ट, द ओशनिक क्रस्ट विल मेल्ट। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। सो दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझ में आ गया होगा, ट्रेंचेस, रिजेस, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन आई विल गिव यू जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेंच, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। वैसे मैंने ट्रेंच आपको समझा दिया है। ट्रेंच इज वेरी डीप एंड इलोंगेटेड, वेरी डीप एंड इलोंगेटेड कैविटी, क्योंकि क्या होता है, कैविटी यहाँ पर कुछ है नहीं, खाली जगह होती है। ठीक है, कैविटी एट अ कॉन्टिनेंट, so bordering you can write, not at, ठीक है, not at, bordering continent, bordering continent और an island arc। क्यों ये आइलैंड आर्क और कॉन्टिनेंट ही मैंने लिखा है, जब आपको अगेन समझ में आ जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। सो इट फॉर्म्स व्हेन वन टेक्टोनिक प्लेट्स and tectonic plate sinks beneath another, जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे सिंक कर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली रिजेस क्या होता है, दीज आर अंडर वाटर माउंटेन क्रिएटेड एट मिड ओशनिक पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक,
तो वो होते हैं मिड ओशनिक रिजेस। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। सो वी आर डन विद दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोगों को पढ़ना है। ओके, उससे पहले ये देख लेते हैं, आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ में बना हुआ है। अब जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें अभी नहीं समझ में आ रही होंगी। खैर, बना ये वहां पर जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्यों लिखा है, यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रेंचेस क्यों लिखा है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन क्या है। ठीक है, आपको ये सबडक्टिंग प्लेट क्यों लिखा हुआ है, स्ट्रैटो वोल्केनो यहीं पर क्यों लिखा है, यहाँ पे शील्ड वोल्केनो क्यों लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर क्यों लिखा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, लिथोस्फीयर क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा होगा, अभी आपको हॉटस्पॉट नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। दैट्स व्हाई इन द ज्योग्राफी यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ फैकल्टी। आप खुद से कवर नहीं कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, यहीं पर आपको ये क्लासेस बहुत काम आएंगी। मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स कर लेंगे तो हम लोग वापस से आएंगे और सारी थ्योरीज को एक बार देखेंगे कि क्या अब आपको सारे टर्म्स क्लियर हैं। हम लोग तब इस डायग्राम पर भी वापस आएंगे, तब देखेंगे क्या आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हैं कि नहीं है। देन वी विल कम बैक। ओके, सो टिल देन प्लीज रीड दीज टू थ्योरीज। प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग कल कवर करते हैं, आई हैव अनदर क्लास, सो आई हैव टू लीव। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।